आज हम कक्षा 6 विज्ञान पाठ 8 है, अध्याय 8 है, शरीर में गति। इसका दूसरा भाग इस एनसीईआरटी की बुक में समझेंगे। इसमें हमने पहले पाठ में पहले वीडियो में यहाँ तक कर लिया था, पेज नंबर 72 तक। अब उसके बाद हम करेंगे दूसरा टॉपिक, इसमें जंतुओं की चाल। तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, वो किस तरह की चाल चलते हैं, उनके शरीर की कैसी बनावट है और वो जिस तरह से अलग अलग तरह की गतियाँ करते हैं, तो उन्हीं के बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले है जंतुओं की चाल में हमारे पास केंचुआ। तो हम देखेंगे कि केंचुआ किस प्रकार से चलता है। केंचुए को आपने सभी बच्चों ने देखा है, सभी ने केंचुए को खेतों में मिट्टी में देखा है, जो बरसातों के दिनों में अधिकतर दिखाई देता है। तो केंचुआ चलता कैसे है, ये देखो आपको ये केंचुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपने देखा है जो केंचुआ है, इसमें आप देखो इसका शरीर है जो इस तरह से बना हुआ है कि हमें इसका शरीर में ऐसा लगता है काफ़ी सारे छल्ले हैं, जैसे 1 2 ये सारे छल्ले हमें दिखाई दे रहे हैं। आप देखो यहाँ पे ये ऐसे लगता है जैसे काफ़ी सारे छल्ले आपस में मिलके इसके शरीर को बना रहे हों। तो यही छल्ले जो हैं इसको गति करने में इसकी सहायता करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। जो केंचुए का शरीर है, एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुआ के शरीर में अस्थियां नहीं होती, इसके शरीर में हड्डियां नहीं होती केंचुए के शरीर में, परंतु इसमें पेशियां होती हैं, यानी मांसपेशियों से बना होता है इसका शरीर, जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रखता है, यानी जब केंचुआ चलता है तो इसका जो पिछला सिरा है इसको ये ज़मीन में गाड़ देता है, और अगला सिरा जो है ये स्वतंत्र होता है और ये आगे की तरफ बढ़ता है, और पिछला सिरा जो है इसको सहारा देता है आगे बढ़ने के लिए। फिर जब वो आगे चला जाता है तथा अग्रभाग को फैलाता है, इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है। फिर जब अगला सिरा जो है आगे बढ़ जाता है तो ये अगले सिरे को इसको भूमि में मिट्टी में गाड़ लेता है, और फिर पिछले सिरा जो ये है इसको ये मिट्टी में से अलग करके स्वतंत्र करके उसको आगे की तरफ बढ़ाता है। तो पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है और इसके पश्चात वह शरीर को संकुचित करता है, यानी उसको सिकोड़ लेता है, और पश्च का मतलब पिछला भाग को आगे की ओर खींचता है, जिससे वह कुछ दूरी आगे बढ़ता है। तो केंचुआ चलते समय इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। तो इस प्रकार केंचुआ आगे चलता रहता है। तो देखा आपने केंचुआ किस तरह से चलता है। तो इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं, इसे चलने में सहायता करते हैं। अब जो केंचुआ होता है वो धरती के साथ चलते हुए अपनी पकड़ कैसे बनाए रखता है। तो इसके शरीर पे छोटे छोटे अनेक सूक यानी सूल जैसे बाल होते हैं, जैसे कांटे होते हैं बिल्कुल बारीक, तो उस तरह के बाल होते हैं इसके शरीर पे। ये बाल जो है मिट्टी में गड़ते हुए चलते हैं, जब भी केंचुआ मिट्टी के ऊपर रहता है तो वो मिट्टी में धंस जाते हैं, जिससे वो मिट्टी में के ऊपर केंचुआ रह सकता है। तो ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं और ये सूख मिट्टी में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं, इसलिए केंचुआ जो है शरीर ज़मीन पे टिका रहता है। तो जब भी केंचुआ चलता है तो उसके रास्ते में जो भी मिट्टी आती है वो उसे खाता रहता है और शरीर से बाहर उसको पचा के शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे यह मिट्टी को उपजाऊ बना देता है और जो पेड़ पौधों और फसलों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो आपने देखा केंचुआ किस तरह से गति करता है, तो इसको आपने दोबारा भी देख लेना है अगर समझ में नहीं आता तो। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है घोंघा। कौन सा जीव है? घोंघा जीव। तो घोंघा जीव क्या होता है, देखो पहले चित्र में आप देखो, तो हमारे पास ये घोंघा जीव है। ये आपने बरसातों के दिनों में अक्सर देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, आपने बगीचे में घोंघे का अवलोकन किया होगा, तो इसकी पीठ पे गोल संरचना होती है, ये वाली गोल संरचना है, इसे हम इसका कवच कहते हैं। कवच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसकी रक्षा करता है। तो ये बाह्य कंकाल है, लेकिन हड्डियों का ये नहीं होता,
ये हड्डियों से नहीं बना होता। ये शंख की तरह होता है, जैसे शंख होते हैं तो शंखों में जो कैल्शियम वगैरह का इस तरह से बना होता है ये। तो यह कवच एकल एकक होता है, यानी एक घोंघे में ये एक ही कवच होता है। और जब भी इसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ये इसके अंदर छुप जाता है, अंदर घुस जाता है और ये इसकी रक्षा करता है, कवच। इसलिए इसको इसका कवच कहा जाता है। यह घोंघे के चलने में कोई सहायता नहीं करता। ये घोंघा जब चलता है तो उसकी पीठ के ऊपर ये इसके साथ ही चलता है। तो घोंघे को अगर हम कांच की पट्टी के ऊपर रख के देखें, नीचे की तरफ से देखें भाई कैसे चलता है वो, तो इसको देखते हैं तो जब ये चलने का आरंभ करता है तो ये इस कवच के बाहर जब निकलता है तो देखते हैं इसमें कवच का छेद जब खुलता है उसमें से एक मोटी मांसल यानी मांस के से बनी संरचना, जिसे सिर कहते हैं, सिर बाहर निकलता है। और एक मोटी संरचना इसका पैर बोलते हैं, जो दृढ़ पेशियों से बना होता है, मजबूत पेशियों से बना होता है। तो ये बाहर निकलते हैं और इसकी गति जो है केंचुए की गति से थोड़ी सी अलग है। तो इस प्रकार से घोंघा चलता है, यानी इसी मांसल पेशी से जो भी कवच से बाहर निकलती है उसी से घोंघा आगे की तरफ गति करता है। फिर उसके बाद तिलछट्टा आ जाता है। तिलछट्टा मतलब कॉकरोच। किसी कॉकरोच का परीक्षण कीजिए। कॉकरोच होता है, देखो सभी ने देखा है घरों में। तो कॉकरोच कैसे चलता है, कैसे उड़ता है? तो कॉकरोच या तिलछट्टा ज़मीन पर चलता है, दीवार पर भी चढ़ जाता है और उड़ भी सकता है वायु में। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी का पैर का मतलब इधर भी 3 पैर हैं इसके, इधर भी। टोटल 6 पैर होते हैं इसमें। 3 जोड़ी पैर का मतलब है 3, और जोड़ी का मतलब 2-2, यानी 3 दूनी 6 पैर हैं इसके, जो चलने में इसकी सहायता करते हैं। इसका शरीर जो है कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। जो ऊपर से ये आप देख रहे हैं तो इसका बाह्य कंकाल है जो इसके शरीर को ढके रखता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों को परस्पर संधियों द्वारा बनाता है। यानी ये जो इसका कंकाल होता है इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी एकल संरचनाएं होती हैं जो आपस में जुड़ के ये पूरा कंकाल बना देते हैं, जिसके कारण इसकी गति होती है। अब इसके वक्ष से 2 जोड़ी पंख जुड़े होते हैं, यानी 2 पंख जो पिछले वाले वक्ष से 2 जोड़ी पंख होते हैं। 2 जोड़ी पंख का मतलब है कि 2 पंख इस साइड होते हैं, 2 पंख इस साइड होते हैं, जो इसके वक्ष से जुड़े होते हैं। अगले पैर जो होते हैं संकरे। अगले पैर संकरे का मतलब जो अगले पैर हैं वो थोड़े नीचे की तरफ होते हैं, आगे की तरफ होते हैं। और जो पिछले पैर होते हैं वो चौड़े भी होते हैं और पतले भी होते हैं। जैसे आपने देखा ऊपर से ये चौड़े हैं, नीचे से पतले होते हैं। पैर की पेशियां इन्हें चलने में सहायता करती हैं। जो पैर की साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं वो इसको चलने में सहायता करती हैं। और जो वक्ष है, वक्ष के ऊपर जो 2 जोड़ी पंख हैं वो से जुड़ने में सहायता करते हैं और उसके पैरों को गति भी देते हैं। तो इस प्रकार तिलछट्टा आपने देखा, तो आपने इसको भी ध्यान से देना है, सुनना है। फिर उसके बाद है हमारे पास पक्षी। अब पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं, पक्षियों के बारे में देखते हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं और ज़मीन पर भी चलते हैं। जैसे बत्तख तो और हंस है, ये पानी में भी तैर सकते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं धरती पे भी चल सकते हैं, पानी में भी तैर सकते हैं और हवा में भी उड़ सकते हैं। तो पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। क्या होता है? उनका शरीर अनुकूलित होता है उड़ने के लिए, यानी भगवान ने या प्रकृति ने उनका शरीर ऐसा बनाया है कि वो आसानी से उड़ सकते हैं। फिर उसके बाद है जैसे अब हमारे पास जो पक्षियों की अस्थियां होती हैं वो बहुत हल्की और मजबूत होती हैं। ये मांसपेशियों का जो ढांचा है पक्षी का, ये हड्डियों से बना है और हड्डियां जो हैं बहुत हल्की होती हैं और मजबूत होती हैं। पश्चपाद यानी पैर जो होते हैं, ये वाले जो पैर होते हैं इसके की हड्डियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। यानी ये हड्डियां इस तरह से जुड़ी होती हैं आपस में कि आसानी से बैठ भी सकता है, उड़ता हुआ नीचे बैठता है जब, या उड़ भी सकता है। तो और अगले पाद यानी अगली जो हाथ होते हैं, तो इनके जो हमारे हाथ होते हैं अगले, तो इनके वो पंख बन जाते हैं। तो ये अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। और ये कंधे की जो हड्डियां होती हैं यहाँ पे ये बहुत मजबूत होती हैं।
जो इसको उड़ने में सहायता करती हैं, और जो मांसपेशियों से जकड़े रखती हैं और वो पंखों को ऊपर नीचे करने में ये सहायता करती हैं, जिससे ये आसानी से उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार पक्षी उड़ते हैं। फिर उसके बाद है मछली। जो मछली होती है, मछली में हम देखेंगे कि इनका शरीर जो है इस तरह से बना होता है कि ये देखो, मछली का शरीर आगे से ऐसे है और फिर बीच में से थोड़ा मोटा है, फिर पीछे से भी बारीक है। तो यानी मछली का शरीर जो है, आपने ध्यान से देखा है कि मछली का सिर और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। यानी मछली का सिर और पूंछ पतले होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन बीच में से मोटा होता है। तो शरीर की ऐसी आकृति को धारा रेखीय गति कहते हैं। यह भी प्रश्न आता है कि धारा रेखीय किसे कहते हैं। यानी ऐसा शरीर जिसका अगला और पिछला सिरा नुकीला और पतला हो, बीच में से मोटा हो, उसे धारा रेखीय शरीर कहते हैं, क्योंकि ये पानी में आसानी से तैर सकता है। तो इसकी विशेष आकृति के कारण जल जो है इधर उधर कट जाता है, बह कर निकल जाता है साइडों में से, और मछली जल में आसानी से तैरती है। मछली का कंकाल जो है दृढ़ पेशियों से ढक होता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अगला भाग एक और मुड़ जाता है। जब भी मछली तैरती है, जैसे चित्र में देखो, जब भी मछली आगे की तरफ चलती है तो मुंह तो इस दिशा में है इसका, लेकिन पूंछ उल्टी दिशा में होती है। तो अग्रभाग यानी अगला भाग एक और मुड़ जाता है और पूंछ जो है विपरीत दिशा में जाती है। तो जैसे सभी चित्रों में आपने देखा है, जैसे ये मुंह इसका इधर इस दिशा में जा रहा है और इसकी पूंछ इस दिशा में जा रही है। तो इस प्रकार से ये लगातार इस तरह की एक्टिविटी करती है। कभी मुंह एक दिशा में और पूंछ दूसरी दिशा में, फिर मुंह दूसरी दिशा में और पूंछ दूसरी दिशा में करती रहती है, और ये पानी में आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है, और पूंछ के पंख इस कार्य को करने में इसकी सहायता करते हैं। जो पूंछ पे इसके पंख लगे होते हैं वो इसकी सहायता करते हैं आगे बढ़ने में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके मछली के शरीर के पंख होते हैं, ये तैरते समय इसके जल में संतुलन बनाए रखने में और दिशा बदलने में इसकी सहायता करते हैं। यानी जब भी इधर उधर दिशा बदलती है मछली, तो इसके पंख इसकी दिशा बदलने में इसकी सहायता करते हैं। वैसे ही जैसे पानी में जो गोताखोर होते हैं, वो उनका भी जो शूट होता है इस तरह से बना होता है कि गोताखोरों के पैरों पे भी पंख लगे होते हैं, जिन्हें फ्लिपर बोलते हैं, जो जल में तैरने में उनकी सहायता करते हैं। फिर उसके बाद आता है सांप। अब सांप कैसे चलता है, देखो सांप कैसे चलता है। सांप को फिसलते हुए और आगे बढ़ते हुए सबने देखा है, सभी ने देखा है सांप कैसे चलता है। सांप मेरुदंड जो है सांप का, वो लंबा होता है, और शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं। जो शरीर में मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर और बहुत ज़्यादा होती हैं। वे परस्पर आपस में जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों न हों। जो इसकी मांसपेशियां हैं वो दूर दूर होती हैं, लेकिन मांसपेशियां जो है इसकी मेरुदंड और पसलियों को आपस में और त्वचा को आपस में जोड़े रखती हैं। मांसपेशियां जो हैं इसके मेरुदंड को और पसलियों यानी हड्डियों को आपस में जोड़े रखती है। तो सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। इसमें वलय यानी छल्ले होते हैं काफ़ी सारे, और प्रत्येक सर्प का प्रत्येक वलय से आगे बढ़ने की ओर सहायता करता है, उसको आगे धकेलता है। उसका शरीर अनेक वलय से बनाया जाता है, प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है, जिसके कारण सांप जो है तेज गति से आगे की तरफ चलता है। परंतु सरल रेखा में ये नहीं चलता, कभी भी सांप सीधी रेखा में नहीं चलता, दिशा बदल के चलता रहता है। तो विभिन्न जंतुओं की आपने गतियाँ देखी हैं, और यही गतियाँ जो हैं आपके सिलेबस में हैं। तो इनको आपने ध्यान से सुनना है, देखना है, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। अब इसमें देखो, आपको योगा के बारे में बताया है कि हमारे जीवन में योगा का क्या महत्व है। तो योगा जो है हमारी प्राचीन परंपरा है। हमारे प्राचीन जो भारत है उसमें योगा का बहुत बड़ा महत्व है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया हुआ है, क्योंकि योग के महत्व को देखते हुए। अब जब भी हम योग करते हैं
तो हम सीधे बैठते हैं और इसमें योग की ऐसी मुद्राएं भी हैं जिसके कारण हम अपने शरीर पे सारा वजन दे देते हैं, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और हमारे पैरों में, जोड़ों में दर्द होते हैं जो योगा के कारण हम उसको भी कम कर सकते हैं। तो अधिकतर बुजुर्गों में देखा गया है कि जोड़ों में दर्द हो जाता है तो हम उसको योगा से ठीक कर सकते हैं। फिर इसमें जैसे हृदय को स्वस्थ भी रखता है, ये काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो उनको योगा ठीक कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में योगा को अपनाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, ताकि और बच्चे भी इस वीडियो को देख के इसको पाठ को समझ सकें। थैंक यू।